यह कहानी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। क्या घर की महिला के काम की प्रशंसा करना उसे सिर पर चढ़ाना है? श्रुति के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशंसा और सम्मान किसी भी व्यक्ति के लिए टॉनिक का काम करते हैं, जिससे उसे और बेहतर करने का उत्साह मिलता है। चलो कहानी में चलते हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी। सुनीता ने अपनी नई बहू की बात सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। खिले हुए फूल जैसी सुंदर बहू को देखकर सुनीता ने कहा, श्रुति, तुम इतनी जल्दी उठकर स्नान करके तैयार भी हो गई। श्रुति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ जी, मैं बच्चों की डॉक्टर हूं ना, मुझे 8 बजे से मरीजों को देखना शुरू करना पड़ता है। सुनीता ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अरे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आज से ही ड्यूटी पर चली जाओगी। रुको, मैं 2 डोसे बना देती हूँ, उन्हें खाकर ही जाना। श्रुति ने प्यार से कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस कॉफी पीकर निकल जाऊंगी। हफ्ते भर से बच्चों को नहीं देखा है, उन्हें देखकर लंच तक वापस आ जाऊंगी। कल्याण भी अस्पताल होकर आ जाएंगे। सुनीता अपनी बहू को बड़े लाड से देखने लगी। श्रुति गोरी, छरहरी और जूही की कली जैसी कोमल थी। नई शादी हुई थी, इसलिए गले में चमकता मंगलसूत्र, काली मणियां और मांग में सिंदूर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे, पर उसकी सबसे खूबसूरत सजावट उसकी प्यारी मुस्कान थी। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, सुनीता जी की सास कामाक्षी जी ने टोका, क्यों री लड़की, अभी तो शादी के 16 दिन के त्योहार भी पूरे नहीं हुए और तुम काम पर जा रही हो। श्रुति ने कहा, जाना तो पड़ेगा दादी जी, और वह निकल गई। लंच के समय सब साथ बैठे। कहने को तो सब साथ थे, पर सुनीता का पूरा समय सास और पति को परोसने में ही निकल गया। खाते हुए उसके पति प्रकाश बोले, सुनीता, बैंगन की सब्जी में नमक ज्यादा है, अदरक भी थोड़ा और डालना चाहिए था। टमाटर वाली दाल में तड़का ठीक से नहीं भुना है। कामाक्षी जी ने भी साथ दिया, हाँ, जो मैंने कहा वही सही है। इतने साल हो गए पर इसे खाना बनाना नहीं आया, कितनी बार समझाओ, पर यह तो मंदबुद्धि ही रही। कल्याण बिना सिर उठाए चुपचाप खा रहा था। कामाक्षी जी और प्रकाश जी इतनी कमियां निकालने के बावजूद टेनिस बॉल जितने बड़े निवाले गटक रहे थे और उंगलियां चाट कर खा रहे थे। सुनीता जी ने सहज भाव से श्रुति से कहा, श्रुति, थोड़ा और सब्जी लो। तुम्हें शायद मेरे हाथ के खाने की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। यह तुम्हारी माँ के खाने जैसा नहीं होगा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, यह माँ के खाने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो माँ को खाना बनाना आता ही नहीं है। अक्सर मेरे पिता जी ही खाना बनाते हैं। यह सुनकर कामाक्षी जी ने हैरानी से पूछा, क्या औरतों की तरह तुम्हारे पिता खाना बनाते हैं? तो तुम्हारी माँ क्या करती है? श्रुति ने जवाब दिया, दादी जी, मेरी माँ टीचर हैं। स्कूल की बस सुबह 7 बजे आ जाती है और वह दोपहर का खाना स्कूल में ही खाती हैं। इसलिए मेरे और अपने लिए पिताजी ही खाना बनाते थे। वैसे मुझे भी थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है। इसके बाद श्रुति ने गौर किया कि सुनीत जी जो भी बनाती, कामाक्षी जी और प्रकाश जी उसमें कोई न कोई कमी जरूर निकालते। कभी कॉफी में दूध कम होता, कभी इडली सख्त होती, तो कभी चटनी ठीक से नहीं पिसी होती। कल्याण एक ऋषि की तरह शांत रहता, पर सुनीता जी के चेहरे पर कभी कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं आता था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती। श्रुति को यह देखकर बहुत अजीब लगता था। एक बार उसने सुनीता जी से पूछ ही लिया, माँ जी, आप जो भी करती हैं, ये दोनों उसकी इतने नाम रखते हैं और खुद एक काम तक नहीं करते। क्या आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रुति, मेरी सास पुराने जमाने की महिला हैं। उन्हें हमेशा यह डर रहता है कि कहीं उनका बेटा उनके हाथ से निकल न जाए। हमारी शादी के शुरुआती दिनों में मैंने उन्हें प्रकाश जी से यह कहते सुना था कि अगर पत्नी को सिर पर चढ़ाओगे तो कभी उतार नहीं पाओगे। गलती से भी उसकी तारीफ मत करना। अगर कहोगे कि खाना अच्छा बना है तो अगले दिन से वह तुम्हें घास खिलाएगी।
कमियां निकालते रहोगे तो वह और बेहतर करने की कोशिश करेगी। तुम्हारे ससुर भी माँ की बात कभी नहीं टालते। शुरू में मुझे गुस्सा आता था, फिर मैंने सोचा कि मैं इनके प्रमाण पत्र के लिए काम क्यों करूं। मैं अपने बेटे के लिए स्वाद से बनाती हूं और वही इन्हें परोसती हूं। ये तारीफ न भी करें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी सास बुरी नहीं है, बस उन्हें इकलौते बेटे को खोने का डर है। श्रुति को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके घर में छोटे से छोटे काम की भी प्रशंसा की जाती थी। वह इकलौती बेटी थी, माँ टीचर और पिता लेक्चरर थे। तीनों बहुत खुश रहते थे और उसकी दादी भी हमेशा उसकी माँ का साथ देती थीं। उसकी माँ कहती थी, सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र या पद का हो, अगर आप उसके काम की सराहना में एक छोटा सा शब्द भी कह दें तो उसे बहुत उत्साह मिलता है। श्रुति इसी सीख पर चलती थी, इसलिए अस्पताल में आया से लेकर डॉक्टरों तक सब उसका सम्मान करते थे। जब उसने कल्याण से इस बारे में बात की तो उसने कहा, श्रुति, हमारे घर में हमेशा से ऐसा ही है। पापा और दादी कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते। यहाँ तक कि मेरे मेरिट में आने और कार्डियोलॉजी में MS करने के बाद भी वे यही कहते हैं कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की और मेरी कमाई कम है। बस माँ ने ही हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। श्रुति ने कहा, नहीं, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इन्हें एक छोटा सा सबक सिखाना ही होगा। कल्याण ने डरते हुए कहा, रहने दो श्रुति, दादी की जुबान बहुत तेज है और पापा भी तुम्हें कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बदलाव की नींव रख दी। सुबह सुबह दूध के पैकेट लेने जाते समय सुनीता जी का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर श्रुति दौड़ती हुई आई। पैर मुड़ने की वजह से सूजन आ गई थी। जब श्रुति उसे सहारा देकर अंदर ला रही थी, तब कामाक्षी जी ने सहानुभूति दिखाने के बजाय कहा, अरे अरे, क्या हुआ? देखकर नहीं चल सकती थी? अंधे की तरह आंखें बंद करके चल रही थी क्या? क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी? बहू को चोट लगी है, इसका दुख होने के बजाय का। माक्षी जी को ऐसा लग रहा था जैसे सुनीता जी जानबूझकर गिरी हो। श्रुति ने कल्याण से कहा, माँ जी को अस्पताल ले जाना होगा, शायद फ्रैक्चर हो। कामाक्षी जी तुरंत बोली, ओह, अब अगर इसका पैर टूट गया तो मेरे खाने पीने का क्या होगा? वैसे भी मुझे शुगर और BP है। प्रकाश, मुझे मेरी बेटी के घर छोड़ आओ, जब यह ठीक हो जाएगी तब मैं लौट आऊंगी। और वह अंदर जाकर अपने कपड़े पैक भी कर लाइन। प्रकाश जी ने भी अपनी पत्नी का हाल पूछने के बजाय अपनी माँ की बात मान ली और कार की चाबी उठा ली। श्रुति उन्हें हैरानी से देख रही थी। कल्याण ने धीरे से कहा, मुझे इसकी आदत है। फिर उसने अपने पिता से कहा, पापा, हमें आने में देर हो सकती है, आप भी बुआ के घर ही खाना खा लीजिएगा। यह सुनकर प्रकाश जी चकित रह गया। जाते जाते कामाक्षी जी ने अपने बेटे को कान भरे, देख प्रकाश, तेरी बहू बहुत चालाक है, सावधान रहना, वरना यह तुझे और तेरे बेटे को धोकर सूखने डाल देगी। पुत्ररत्न प्रकाश ने भी अपनी माँ की बात पर बस सिर हिला दिया। सौभाग्य से सुनीता को फ्रैक्चर नहीं हुआ था, पर मोच गहरी थी। डॉक्टर ने इस दिन तक पैर पर वजन न डालने की सलाह दी और बताया कि कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हैं। घर आने के बाद श्रुति ने सुनीता जी को आराम से लिटाया और गरम खिचड़ी बनाकर खिलाई। सुनीता जी भावुक होकर बोली, आज मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। शाम को प्रकाश जी घर लौटे। उन्होंने सुनीता जी से यह तक नहीं पूछा कि वह कैसी है। श्रुति ने स्पष्ट कह दिया, माँ जी को 2 हफ्ते के पूर्ण आराम की जरूरत है। अगर आप मदद करेंगे तो ठीक, वरना मैं किसी काम करने वाली महिला को रख लूंगी। प्रकाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति रात को 2-3 बार सास को सहारा देकर बाथरूम ले गई और उनकी मदद की। प्रकाश जी यह सब एक मूक दर्शक की तरह देख रहा था, बल्कि जब भी श्रुति कमरे में आती, वह मुंह सिकोड़ लेता। अगले दिन श्रुति ने खाना बनाया और सबको परोसा। प्रकाश जी ने आदत में कहा, सब्जी और भुन्नी चाहिए थी, तेल कम है
और दाल में हिंग की खुशबू नहीं आ रही। पहले से ही नाराज श्रुति का गुस्सा चढ़ गया। उसने 2 टूक शब्दों में कहा, पापा, मुझे ऐसा ही खाना बनाना आता है। जिसे पसंद हो वो खाए, जिसे न हो वो खुद बना ले या बाहर से खा ले। कल्याण चुप रहा, पर प्रकाश जी को यह अपना बहुत बड़ा अपमान लगा और वह खाना छोड़कर उठ गया। उस दिन रात को सास को दवाइयां देकर श्रुति उनके पास ही सो गई। श्रुति के जाने के बाद प्रकाश ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम्हारी पत्नी इस तरह बात कर रही थी और तुम बिना कुछ बोले चुपचाप देखते रहे। कल्याण ने जवाब दिया, जब माँ इतना अच्छा खाना बनाती थीं और आप बिना वजह उन पर चिल्लाते थे, तब क्या मैंने कुछ कहा था? तो अब क्यों कहूं? ये कहकर वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। प्रकाश अवाक रह गया। अगले दिन सुबह हेल्पर आई। श्रुति ने उसे समझाया कि सुनीता का ध्यान कैसे रखना है और दवाइयां कब देनी हैं। अपना फोन नंबर देकर श्रुति हेल्पर की मदद से सुबह ही सारा खाना बना लेती थी। सुबह का बना खाना रात को खाना प्रकाश जी के लिए मुश्किल हो रहा था। वह सुनीता जी की तरह तरह के नाश्ते नहीं बनाती थी, बस इडली या उपमा। एक दिन तंग आकर प्रकाश जी झुंझलाते हुए बोला, मैं यह खाना खाते खाते थक गया हूं। श्रुति ने पलटकर कहा, कल्याण, पिताजी से कहो कि कल से खाना बनाने वाली रख लें। आपकी सेवा करते हुए मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी जब सासू माँ इतना सब बनाती थीं, तब भी आप ऐसे ही चिढ़ते थे। तब में और अब में फर्क ही क्या है? श्रुति ने यह बात बड़े व्यंग्य से कही। अगले दिन से श्रुति के ताने शुरू हो गए। क्या कल्याण, तुम भी अपने पापा की तरह सामान यहाँ वहां फेंक देते हो? इसे ठीक से रखो। वह कभी कहती, अगर मेरा बनाया खाना अच्छा हो तो तारीफ करनी चाहिए, तभी और बनाने का मन करता है। मुझ में आपकी माँ जैसा धैर्य नहीं है कि कमियां निकालने पर भी चुप रहूं। श्रुति को खाना बनाने की आदत नहीं थी और समय की कमी के कारण वह सादा खाना बनाती थी। प्रकाश जी को अब समझ आ रहा था कि सुनीता के हाथ के स्वाद की बात ही कुछ और थी। जब कल्याण और श्रुति कहते, आज दाल बहुत अच्छी है, सब्जी लाजवाब है, तो प्रकाश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था। शादी के दिन से आज तक उसने कभी सुनीता जी की तारीफ नहीं की थी। अपनी माँ की बातों में आकर वह हमेशा उसे डांटता और कमियां निकालता था। फिर भी सुनीता ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। प्रकाश जी को अब अपनी पत्नी की अहमियत समझ आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह हर छोटी चीज के लिए उस पर कितना निर्भर था। जब सुनीता जी अपनी बहू की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करती, तो श्रुति भी उसे बहुत प्यार से संभालती। प्रकाश जी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह रोज कुछ देर सुनीता के पास बैठता और पूछता, कुछ चाहिए क्या? तुमने दवाइयां लीं? ससुर में आए इस छोटे से बदलाव को देखकर जब सास खुश होती, तो श्रुति मजाक में कहती कि अभी तो उन्हें और सुधरना है। एक हफ्ते बाद कामाक्षी जी का फोन आया। उसने शिकायत की, यहाँ दामाद बहुत चिढ़ रहा है। कह रहा है कि बुढ़ापे में खाना कम कर देना चाहिए। जो मिले चुपचाप खाओ, वरना अपने घर जाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। प्रकाश के लिए यह आगे कुआन पीछे खाई वाली स्थिति थी। वह न तो बहू के ताने बता पा रहा था और न ही माँ को वापस ला पा रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, सुनीता अपने कमरे में है। श्रुति ने उसके लिए हेल्पर रखी है। तुम्हारे आने पर रहने की दिक्कत होगी। कामाक्षी जी भड़क गई। अरे, मेरा कमरा उस नौकरानी को कैसे दे दिया? अपनी पत्नी और नौकरानी को अपने कमरे में रखो और तुम मेरे कमरे में सो जाओ। वैसे भी इतने पैसे लुटाकर नौकरानी क्यों रखी है? तुम रिटायर हो चुके हो, घर पर ही रहते हो, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? माँ की डांट सुनकर प्रकाश ने गुस्से में फोन काट दिया। 10 दिन बाद जब सुनीता जी की सेहत में सुधार हुआ तो हेल्पर को हटा दिया गया। सुनीता धीरे धीरे घर में टहलने लगी। कामाक्षी जी वापस आ गई और शोर मचाने लगी कि नौकरानी ने उसका कमरा खराब कर दिया है। उस दिन श्रुति घर पर ही थी। उसने खाना बनाया और सबको मेज पर बुलाया।
भिंडी की सब्जी, दाल, सांबार और दही। उसने सबके लिए थाली परोसी। कामाक्षी जी ने थाली देखते ही कहा, हे भगवान, यह कैसी सब्जी है, कैसा खाना है। भिंडी में न तेल है, न नमक मिर्च। दाल और सांबार एकदम फीके और पतले हैं। तुम तो बड़े दावे करती थी कि तुम्हें खाना बनाना आता है, यही सीखा है। कम से कम अपनी सास से ही कुछ सीख लेती। प्रकाश जी चुप रहे। उसने न मां का पक्ष लिया, न बहू को कुछ कहा। सुनीता जी शांति से खाना खा रही थी। तभी कल्याण ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, हाँ श्रुति, यह क्या है? मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती थीं, तब भी पापा और दादी को पसंद नहीं आता था। तो फिर तुम्हारा यह खाना वो कैसे खाएंगे? कल्याण को पहली बार इस तरह बोलते देख सुनीता ने अपना निवाला थाली में रख दिया और उसे हैरानी से देखने लगी। कामाक्षी जी बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। यह घास फूस खाना मेरे बस का नहीं है। वह उठने ही वाली थी कि श्रुति ने कड़क आवाज में कहा, बैठिए। श्रुति ने कल्याण से कहा, क्या हुआ कल्याण, खाना अच्छा नहीं है? तुम्हारी दादी का बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर कंट्रोल में नहीं है। क्या तुमने उनके पैर देखे हैं? उनमें कितनी सूजन है। 80 साल की उम्र में इतना अचार और मीठा खाना ठीक है क्या? और पिताजी की शुगर भी बढ़ी है, मैंने कल ही चेक किया था। इन दोनों को सादा और परहेज वाला खाना ही चाहिए। कल तक जब सासू माँ तेल मसाले वाला बढ़िया खाना बनाती थीं, तब आप सब आराम से बैठकर बस कमियां निकालते थे। अब जब वो बीमार हैं, तो क्या आपने सोचा कि मैं अकेली सारा काम कैसे कर रही हूं? अगर मेरा खाना पसंद नहीं है, तो 2 दिन आप लोग बनाइए, मैं बैठकर खाऊंगी। बिना काम किए कमियां निकालना मुझे पसंद नहीं है। श्रुति ने अपनी सास से कहा, और सासू माँ, मैं आपसे खाना बनाना सीखूं, जिनकी आप रोज बुराई करते थे। 4 दिन आप खुद रसोई संभालिए, मैं आपसे सीख लूंगी। श्रुति का गुस्से से लाल चेहरा देखकर कल्याण मन ही मन मुस्कुराया। प्रकाश जी सन्न रह गए। सुनीता जी ने बात संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ श्रुति, वो बड़ी हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। कल से मैं खाना बना लूंगी। श्रुति ने दुखी होकर कहा, कितने दिनों तक आप यह गुलामी करेंगी माँ? न कोई तारीफ, न कोई कद्र। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि बहू अच्छी है या खाना अच्छा है। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? सुनीता हंसकर बोली, श्रुति, अगर मैं वाकई गुस्सा करने लगूं तो इस घर में रह नहीं पाऊंगी। इन लोगों को निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए मैं अपना काम एक जिम्मेदारी समझकर करती हूं, प्यार से नहीं। जब कामाक्षी जी ने चिल्लाकर कहा, तो क्या हम तुझे सता रहे हैं? तब सुनीता जी ने जवाब दिया, यह आप खुद जानती हैं। आपकी हर बात में मीन मेख निकालना और उस वजह से इनका मुझे डांटना। मैं बरसों रोई हूं। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और मैंने परवाह करना छोड़ दिया। आप सोचती हैं कि आपने बहू को काबू में रखा है, पर आपको एहसास नहीं कि आपने क्या खोया है। आज जब मेरा बेटा और बहू मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तब मुझे समझ आया कि असली सुख क्या है। अब मुझे आप पर सिर्फ तरस आता है। कामाक्षी जी गुस्से से कांपने लगी। प्रकाश, देख अपनी पत्नी को कैसी बातें कर रही है। तू खड़ा देख रहा है, इसे सबक क्यों नहीं सिखाता? प्रकाश जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारी बहू भी है। आज से मेरी पत्नी, बेटा और बहू जो कहेंगे, वही होगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तो उनकी बात माननी होगी, वरना तुम्हारी मर्जी। अपनी माँ की बात कभी न काटने वाले बेटे के मुंह से यह सुनकर कामाक्षी स्तब्ध रह गई। प्रकाश जी ने पास आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सुनीता, ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो पैरों में दर्द होगा, आराम करो। सुनीता जी ने खुशी और हैरानी से अपने पति को देखा। श्रुति मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगी और कल्याण भी चुपके से हंस पड़ा। कामाक्षी जी कुछ देर तो स्तब्ध खड़ी रहीं, फिर अपनी हार स्वीकार कर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। हॉल में अब एक अजीब सी शांति थी, पर यह शांति बोझिल नहीं, बल्कि सुकून भरी थी। प्रकाश जी ने पहली बार रसोई की ओर कदम बढ़ाया
और एक गिलास पानी लाकर सुनीता जी को देते हुए धीरे से कहा, सुनीता, मुझे माफ कर देना। इतने सालों में मैंने कभी यह नहीं कहा, पर सच तो यह है कि तुम्हारे हाथ के स्वाद और तुम्हारी इस मुस्कान के बिना यह घर सिर्फ 4 दीवारें होता। आज से इस घर में खाने में नमक कम हो या ज्यादा, पर तुम्हारे सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। सुनीता जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बरसों का सूखा जैसे एक पल की इस सच्ची सराहना से भीग गया था। श्रुति ने आगे बढ़कर अपनी सास के कंधे पर हाथ रखा और शरारत भरी आवाज में बोली, देखा माँ जी, कड़वी दवा का असर थोड़ा देर से होता है, पर होता जरूर है। अब से इस रसोई का मेनू कार्ड मैं तय करूंगी और पापा और कल्याण जी सब्जियां काटेंगे। कल्याण ने हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। उस दिन पहली बार सुनीता जी ने बिना किसी डर या संकोच के अपनी थाली उठाई। आज खाने में नमक थोड़ा कम था और मिर्च तेज, पर सुनीता जी को वह खाना अपनी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन लग रहा था। आखिर आज बरसों बाद उस घर में आलोचना की जगह अपनेपन ने ले ली थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।